हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल का नया वीडियो लेकर आए हैं। ये 17वां वीडियो है आज अपने इस ग्रुप ऑफ होम साइंस के यूट्यूब चैनल का, जिसमें प्रतिदिन 10, 20, 15 क्वेश्चन कुछ ग्रुप में करा रहे हैं। कुछ दिन गैप रहते हैं तो वो उनके क्वेश्चन हम किसी दूसरी वीडियो में एडजस्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करा देते हैं 25 प्रैक्टिस सेट के रूप में रखें। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए खासकर, और जीआईसी आई मीन से दैट कि जो होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं सारे स्टूडेंट किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की, कंपटीशन की, या एंट्रेंस एग्जाम के, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के, उन सभी के लिए ये ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ भी क्विजेस होती रहती हैं दिन प्रतिदिन 10-20 क्वेश्चन की। जैसा हम टाइम मिलता है वैसा ही हम कराते रहते हैं वहाँ पे क्विजेस। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, देखते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन है, और आप लोग मूल्यांकन करके बताइएगा किसके कितने प्रश्न सही होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आयोडीन डेफिशिएंसी डज नॉट कॉज, यानी कि आयोडीन की कमी का कारण नहीं है। कौन सा नहीं है, कौन सा कारण नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि शिशु मृत्यु दर में वृद्धि। ठीक है, हिंदी वाले समझते जाएं। और सेकंड ऑप्शन है डीप म्यूटिज्म, यानी कि सुनाई ना देना या तेज सुनाई देना, गहरा सुनाई देना। मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक रूप से विकलांग, या डर्मेटाइटिस। तो यहाँ पे कौन सा कारण है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछ कर है कि आयोडीन की कमी का कारण नहीं है, तो इसमें से कौन सा कारण नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो डर्मेटाइटिस है ये आयोडीन की कमी से नहीं होता है, क्योंकि ये होता है किसकी कमी से? ये होता है विटामिन B3 नियासिन की कमी से। ठीक है, उसके 4D भी आपने पढ़े होंगे नियासिन के। 4D होते हैं ना, बताए थे हमने एक वीडियो में, आप लोग नहीं देखे होंगे। अगर ध्यान से देखे होंगे तो नियासिन की कमी से होने वाले डिजीज के बारे में इनको हम 4D भी बोलते हैं और 3D भी बोलते हैं। जैसे कि डिमेंशिया हो गया, ठीक है, और डर्मेटाइटिस हो गया। डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया और डेथ, ये 4D होते हैं। ठीक है, विटामिन B3 की डिफिशियंसी है ये। ठीक है, यहाँ पे पूछ कर आया ऑप्शन, यहाँ पे पूछ रहा कि आयोडीन की कमी का कारण नहीं है। तो ये डीप इंक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये भी आयोडीन की कमी से होता है। डीप म्यूटिज्म, ये भी आयोडीन की कमी से होता है। और मेंटल रिटार्डेशन, ये भी आयोडीन की कमी का कारण है। बट यहाँ पे जो डर्मेटाइटिस है ये आयोडीन डेफिशिएंसी का कारण नहीं है। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाई प्रोटीन डाइट इज गिवन इन द फॉलोइंग डिजीज, यानी कि उच्च प्रोटीन डाइट किस डिजीज में दी जाती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिएगा। जॉइंडिस है, ऑस्टियोमलेसिया है, डायबिटीज है, और हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो जॉइंडिस। ठीक है, क्योंकि जॉइंडिस में जो हम प्रोटीन की मात्रा देते हैं उसमें हम 1.5 ग्राम से 1.5, यानी कि 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। अगर सीवियर कंडीशन में है तो इससे भी ऊपर ले जाते हैं प्रोटीन की मात्रा। ठीक है, जबकि डायबिटीज में क्या करते हैं? डायबिटीज में हम 0.8 से दे करके 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट तक देते हैं। सीवियर कंडीशन में ले जाते हैं हम, जैसे डायबिटीज बहुत ही सीवियर है और कार्बोज जो है बिल्कुल भी नहीं देना है, ग्लूकोज। तो क्या करते हैं कि प्रोटीन जो है उनसे हम 1.5 तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, और हाइपरटेंशन में तो आप जानते ही होंगे कि हाइपरटेंशन में कैसे देते हैं? लो सोडियम डाइट देते हैं। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। उसमें डाइट कैसी देते हैं? लो सोडियम। और ऑस्टियोमलेसिया क्या है? ऑस्टियोमलेसिया जो है वो एक कैल्शियम की कमी के होने वाला कारण है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से उसमें कैसे देंगे? हाई कैल्शियम डाइट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, हाँ तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन फॉर एन एंड इंडियन वुमेन इज। ठीक है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन ऑप्शन है पहला 29 मिलीग्राम पर डे, दूसरा है 40 मिलीग्राम पर डे, तीसरा 23 मिलीग्राम पर डे, और डी ऑप्शन है 19 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे जो एक नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग वूमेन है, यानी कि नॉर्मल वूमेन है, उसके लिए जो RDA ने अभी
आयरन की रिक्वायरमेंट की है। यहाँ पे देखिए लिखा नहीं है आपकी, ये 2020 का क्वेश्चन है या 2019 का, बट आप लोगों के सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, अगर 2019 की 2010 के आरडीए की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे 2020 के वैल्यू की आरडीए की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे होगा 29 मिलीग्राम, यानी कि ए ऑप्शन सही है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी कि नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग यानी कि नॉर्मल वुमेन जो है भारतीय महिला, उसको आयरन की प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट 29 मिलीग्राम पर डे है। और प्रेग्नेंट में कितनी होती है, यानी कि एक गर्भवती महिला है तो उसको आयरन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उसको कितनी होगी, उसको होगी 40 मिलीग्राम। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है आपका कि एक गर्भवती भारतीय महिला है तो उसको आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 40 मिलीग्राम पर डे। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 40 मिलीग्राम गर्भवती के हिसाब से। और 23 मिलीग्राम पर डे यानी कि जो लैक्टेटिंग वूमेन है, यानी कि जो बच्चे को दूध पिला रही है 0 to 6 मंथ, ठीक है, तो उसके लिए जो आरडीए की रिक्वायरमेंट की है 2020 के अनुसार, तो उसमें कितनी है 23 मिलीग्राम। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक लैक्टेटिंग वूमेन है उसको आरडीए के हिसाब से आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी है 23 मिलीग्राम। और एक नॉर्मल मैन है, एक जो सेडेंट्री और मॉडरेट हैवी वर्कर वूमेन मैन मान लो, तो एक भारतीय पुरुष है तो उसको आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, उसको होती है 19 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, बहुत चेंजेस हुए हैं आरडीए 2020 में, ध्यान से आप लोग समझ लेना। सारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से कुछ कुछ प्रश्न लेकर आता हूँ और कुछ के रूप में करवा रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से, तो समझते जाएंगे आप। यहाँ तीसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों का। यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन एंड इंडियन वुमेन इज, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या था, यहाँ पे था 29 मिलीग्राम, पहला ऑप्शन सही था यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, सुक्रोज, फ्रक्टोज, सैकरिन और लैक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन न्यूट्रिटिव पूछ रहा है। नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर यहाँ पे कौन से, यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर भी हम इसको बोलते हैं, क्या है यहाँ पे सही ऑप्शन, सैकरिन जो है वो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे सैकरिन, जो सुक्रोज से लगभग 300 से 400 गुना मीठी होती है। समझिए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पे कि सुक्रोज से 300 से 400 गुना मीठी होती है कौन, सैकरिन। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर सैकरिन है। ठीक है, और सुक्रोज और फ्रक्टोज और लैक्टोज इनका तो हमारे वीडियो में बताते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे सुक्रोज और लैक्टोज है डाइसैक्राइड है, और फ्रक्टोज जो है वो मोनोसैक्राइड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5वां आज का। 5वां क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड नायलॉन इज रिफर्ड टू एज नायलॉन। ठीक है, यानी कि पहला मैन्युफैक्चर्ड नायलॉन कौन सा निर्माण किया गया था इसमें, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, नायलॉन 66 था, या नायलॉन 77, या नायलॉन 88, या नायलॉन 67। तो जो पहला मैन्युफैक्चर्ड नायलॉन था तो वो कौन सा था, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, यानी कि नायलॉन 66। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं 6वां क्वेश्चन, ड्यूरिंग सिकल सेल एनीमिया विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, ग्लूटामाइन चेंज टू वैलिन, दूसरा है वैलिन चेंज टू ग्लूटामाइन, तीसरा है एस्पार्टिक एसिड चेंज टू ग्लूटामिक एसिड, और चौथा ऑप्शन क्या है, ग्लूटामिक एसिड चेंज टू एस्पार्टिक एसिड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि ग्लूटामाइन चेंज टू वैलिन, यानी कि जब ग्लूटामाइन वैलिन में चेंज हो जाता है तो सिकल सेल एनीमिया होती है। तो ये एक प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन होता है जो, तो उसमें कौन आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, तो वो ये चेंजमेंट जो होते हैं ग्लूटामिक एसिड के कारण। ठीक है, तो उसका ये सही ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा है, ए है। चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे, क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ विच क्रोमोसोम्स एन्यूप्लॉइडी, यानी कि क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम क्रोमोसोम का किस प्रकार का प्रोटोटाइप है। ठीक है, XY या XYY या XXY या नाप दिया है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। अब क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम में होता क्या है, देखो कि क्या करते हैं कि एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं 46। ठीक है, हम 23 को 46 बोलते हैं ना, 23 जोड़े होते हैं तो कितने हुए 46, अब इसमें एक X एक्स्ट्रा आ जाता है। एक X एक्स्ट्रा आ जाता है, तो टोटल कितने हो जाते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो
सही है, ठीक है, XXY। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट इज गिवन टू पेशेंट विथ, पहला ऑप्शन है क्रॉन्स डिजीज, दूसरा है सीलियक डिजीज, तीसरा है इरिटेबल बाउल डिजीज या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज भी बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं हम उनको, IBS और IBD, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है लीवर डिजीज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे जो ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं वो किस डिजीज में देते हैं? सीलियक डिजीज में देते हैं, यानी कि बी ऑप्शन जो है वहाँ पे सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, कौन सा? सीलियक डिजीज। अब होता क्या, नमवा देखते हैं आज का नमवा क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ डाइजेस्टिव हार्मोन, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, गैस्ट्रिन, पेप्सिन, लाइपेज और इमाइलेज। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है हार्मोन पूछ रहा है, डाइजेस्टिव हार्मोन कौन सा है यहाँ पे? गैस्ट्रिन है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी सब क्या है? एंजाइम्स हैं ये तीनों, पेप्सिन और लाइपेज और इमाइलेज, ये क्या है तीनों? ये है एंजाइम, यानी कि लाइपेज जैसे होता है वो क्या होता है? वो फैट को डाइजेस्ट करता है, यानी कि लिपिड को, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन करता है प्रोटीन को, और इमाइलाइज किसको करता है? स्टार्च को, ठीक है, समझ लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से, बन सकते हैं इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं ना कहीं से। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं आज का। अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज लेवल ऑफ, पहला ऑप्शन दिया है प्रोथाम्बिन, दूसरा है फाइब्रोनोजिन, तीसरा है फाइब्रिन और चौथा है थ्रोम्बिन। सारे ऑप्शन यहाँ इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोथ्राम्बिन, यहाँ पे सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड एंड कॉज स्पॉइलेज, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करता है और भोजन को स्पॉइलेज का कारण बनता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, देखते हैं। पहला ऑप्शन है न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ फूड, दूसरा ह्यूमिडिटी ऑफ एनवायरनमेंट, तीसरा टेम्परेचर ऑफ फूड और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन है? यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही है, यानी कि अगर न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ फूड में, तो उसका भी कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पॉइलेज, फूड को स्पॉइलेज कर सकते हैं। और ह्यूमिडिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, ये भी कारण होता है। और टेम्परेचर ऑफ फूड, कि किस टेम्परेचर पे कौन सा फूड स्टोरेज करना है या रखना है उसको, तो ये भी इफेक्ट करता है किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने में और स्पॉइलेज का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज? पहला ऑप्शन है इनहेबिलिटी सब्सटेंस, दूसरा है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तीसरा है रेडॉक्स पोटेंशियल और चौथा है गैसियस एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? गैसियस एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे सही ऑप्शन है डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। इफ़ एनी फूड इज कंटामिनेटेड विथ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इट सिग्निफाइज दैट द फूड इज, पहला ऑप्शन है सेफ फॉर कंजम्पशन, दूसरा है फर्मेंटेड, तीसरा कंटामिनेटेड विथ फीकल मैटर और चौथा ऑप्शन है हाई इन एसिड, ठीक है। यानी कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया फूड में कंटामिनेटेड होते हैं, वो कैसे होते हैं? उसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे क्या है? कंटामिनेटेड विथ फीकल मैटर। जब अब फीकल मैटर आ जाता है फूड में तो वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं या डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नोटेशन ऑफ अवेलेबल फ्री वाटर इन द बॉडी, ठीक है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नोटेशन ऑफ अवेलेबल फ्री वाटर इन द बॉडी। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला है ह्यूमिडिटी, दूसरा है परसेंटेज सैक, तीसरा है ब्रिक्स ऑफ द सॉल्यूशन और चौथा है वाटर एक्टिविटी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है जो वो है वाटर एक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द वाटर एक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर इज, यानी कि जो वाटर एक्टिविटी शुद्ध पानी की वाटर एक्टिविटी कितनी होती है? यहाँ पे 0.1 होती है, 0.01 होती है, 0 होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन कितना है? डी ऑप्शन सही है, यहाँ पे 1 होती है, ठीक है।
वाटर एक्टिविटी या प्योर वाटर की जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जो भी जिसके डाउट्स हों वो ज़रूर बताएं, किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर